जो हमारे पास आए, आज का ग्राउंड लेवल से 8 फुट अंदर जाके उसके अंदर बाकायदा रिटेनिंग वॉल चारों तरफ से खड़ा किया गया। जब चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल खड़ा किया है तो नेचुरली गटर का पानी अंदर आना प्रैक्टिकेबल नहीं है। ये एक बी सिविल होने के नाते मैं बोल सकता हूँ। और ये पानी का जो मसला था, तो कैसा होता है, किसी भी टीएमसी बिल्डिंग के अंदर एक चीज होती है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाया जाता है जिससे बारिश का पानी बाहर निकले। मगर कब्रिस्तान के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होने की वजह से बारिश का पानी वो अंदर रुक जाता था, और जब कब्र खोदा जाता था तो वही पानी जो है हमको कब्र में मिलता था। तो जब ये पूरी सर्वे हुआ, सब हुआ, हमको जब मालूम पड़ा तो हमने बाकायदा कोर मारे सेंट्रल की तरफ बाकायदा कोर मारे हमने। 2 फुट का एक कोर है और 9 कोर मारे। अब रिसेंटली जो बारिश हुआ था उसके अंदर हमने जाके जब चेक किए तो वो कोर ने पानी पकड़ लिया है। तो इससे ये चीज हो गया कि कब्रिस्तान का पानी बारिश का जो अंदर रुकता था, जिसकी वजह से कब्र को तकलीफ होती थी, पानी मिलता था, वो ये कोर के जरिए धीरे धीरे जो बाहर निकलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह का एहसान रहा तो मैं सोच रहा हूं कि अगले बारिश में अपने को कब्रिस्तान के अंदर पानी नहीं मिलेगा। और भी कोई सवाल है आपका? आप कंटिन्यू करो भी आगे। हाँ, आपका ये सवाल खत्म हो गया तो मैं बोलूंगा। अवध साहब को जोड़ने का मेरा मेन मकसद ये है कि लोग जो विकास की बात कर रहे, सब कर रहे, मेरा वजूद अगर जिंदा है तो मेरा विकास है। मगर आज का जो माहौल चल रहा है, हम मुसलमानों का वजूद ही खत्म किया जा रहा है। तो मेरा जो वजूद ही खत्म रहेगा तो मैं क्या करूंगा आगे? तो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरे वजूद को जिंदा रखने के लिए मैंने अवध साहब का दामन पकड़ा हूं, और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि अवध साहब मुझे लेके चले, मैं भी अवध साहब को लेके चले। चलो, अस्सलाम वालेकुम। आज नफरत का जहर लेके जाने का बीजेपी का क्या प्रयास है? मेरा शांत बैठो यार। आज के सभी न्यूज़पेपर्स में एक एडवर्टाइज आई है, सब टोपियां दिखाई है, लेकिन उसमें जो मुस्लिम स्कल कैप पहनते हैं उस स्कल कैप ही नहीं दिखाई है। ये जाहिरात का मतलब क्या है मैं नहीं समझा हूं। और फिर से वो उन्होंने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ऐसा कहा है। मैं थोड़ा सा इस देश का इतिहास बताना चाहता हूं। इस देश में सबको बंटवाया किसने? किसी को शूद्र बना दिया है, किसी को अति शूद्र बना दिया, उनको कहा तुम गांव में नहीं रह सकते, तुम गांव के बाहर रहो। फिर उनको पानी नहीं पीने दिया, अछूत करके उनको संबोधा गया। जब जानवर मर जाते थे गांव में तो जानवर उठाने का काम दिया जाता था, फिर उसी का मटन वो खाते थे। ऐसे तो हालात थे। जिनको आप कह रहे हैं अभी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कभी उनके बारे में सोचा है आपने? आप रिजर्वेशन उनके कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। जो मुख्य धारा में आके उनको 70 साल भी नहीं हुए हैं। ये तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, वरना वो मुख्य धारा में भी नहीं आते थे। ये वर्ण व्यवस्था इस देश में किसने लाई? तो आप ये बटेंगे, आपने बंटवाया। जिसके नाम पे आपकी राजनीति चलती है, आप लोगों ने बंटवाया। अति पिछड़ों को, यहाँ के ओबीसी को आपने बंटवाया। इसलिए ये देश में बंटने का काम आपने शुरू किया, और काटने का भी काम आप ही ने शुरू किया है।
जो आपने गुजरात राइट्स में किया है। आप खुद तब उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने पुलिस को रोकने की भी कोशिश नहीं की, रोकने की कोशिश की, उनको बोला कि तुम जाओ मत। जब एहसान जाफरी को मारा गया तब उसकी बीवी ने 150 फोन किए थे, नहीं पहुंचे पुलिस। कभी उसकी जांच हुई गुजरात में? नहीं हुई। और एक प्रधानमंत्री जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है, वो कैसे बोल सकता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? यानी इसका दूसरा अर्थ है कि हम अनसेफ हैं। एक राज्य व्यवस्था में इतना बड़ा तबका अनसेफ होना यानी उस गवर्नमेंट का फेलियर है। तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, आप इस्तीफा दो ना। अगर इस देश के 140 करोड़ जनता को अनसेफ लग रहा है तो आप इस्तीफा दे दो। क्योंकि अब आज से पहले कभी ऐसे पंतप्रधान ने बयान नहीं दिया था, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था, किसी गृह मंत्री ने ऐसा बयान नहीं दिया था। इस राज्य के गृह मंत्री कहते हैं बटेंगे तो बटेंगे। किसको धमकाना चाह रहे हैं आप? ये चुनाव है कि धमकाने का प्रशिक्षण है? तो मैं यही समझाने यहां आया था कि देश के महाराष्ट्र के माहौल बिगड़ा करके ये चुनाव में उतरे हैं। लोकसभा की करारी हार के बाद वो अब डरने लगे हैं और डर के कारण एडवर्टाइज के द्वारा इसके द्वारा देश के मुख्य प्रवाह से हम मुसलमानों को बाहर निकालने वाले ये क्लियर कट इशारा दे रहे हैं, क्लियर कट। तो इसके बारे में आप सोचना जरूर। होना जाना तो कुछ नहीं, कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन डरा तो जरूर सकेंगे। और मैं पुलिस से भी अपील कर रहा हूं कि रेती बंदर पे नाकाबंदी लगाओ, वाई जंक्शन पे नाकाबंदी लगाओ। करोड़ों रुपए मुमरा में आ रहे हैं, बाहर के नामचीन गुंडे मुमरा में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक आध गुंडा इसमें ही उड़ जाए, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है। हम किसी के अंग पे आज जाते नहीं, कभी जिंदगी में 15 साल में आपने देखा नहीं मेरा किसी से झगड़ा हुआ है। पर मेरे कार्यकर्ताओं से कोई भिड़ जाएगा तो मेरे इतना बुरा कोई नहीं। आज इशारा में पुलिस को दे रहा हूं, ये पुलिस को रखता रहेगा कि सत्ताधारी पक्ष के वो पुलिस है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। पुलिस पुलिस है और पुलिस ने कायदा कानून और सुव्यवस्था संभालनी चाहिए। जरा भी उधर किधर गलती हुई, जैसे कल स्टेशन रोड पे एक लड़के को स्टैप किया, उसका स्टैप का जो जख्म इतना जोरदार था कि उसके किडनी तक वो पहुंच गया। वो किसका आदमी था? जिसको स्टैप किया वो यासीन कुरैशी के सगे भाई का लड़का था, और जिसने स्टैप किया था वो किसका कार्यकर्ता था? कौन गए थे पुलिस स्टेशन उसको मदद करने के लिए? काम जो 15 साल में मुमरा में हुआ नहीं, कभी किसी ने किया नहीं, ये काम बंद करो। उनको मुमरा के कुछ प्रतिष्ठित लोग जो खुद को प्रतिष्ठित समझते हैं उसको संदेशा दे रहे, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अरे उसकी जान जाने की वक्त आ गई और तुम बोलते कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मेरे को यासीन कुरैशी का नाम बताया है, पर मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उस आदमी की उतनी पहुंच भी नहीं है। पर वो आदमी कितना बेशर्म होगा कि जो जाके
हॉस्पिटल में सीरियस पड़ा है, उसके बाप को जाके बोलता है कॉम्प्रोमाइज करो। शर्म नहीं है साले को? ये जो बढ़ रहा है गुनाहगारीकरण, ये पुलिस की वजह से बढ़ रहा है। पुलिस के यहां जाके लोगों की हिम्मत कैसे होती है 307 के गुनहगार को छोड़ दे, ये बोलने की पुलिस के सामने जाके हिम्मत कैसे होती है? अगर ऐसा ही रहा तो हम मुमरा का एरिया बंद कर देंगे। सब व्यापारी भी मुझे मिलके गए हैं, अच्छे अच्छे बड़े व्यापारियों ने कहा है कि यहाँ दहशत बढ़ा रहे हैं लोग। हमको जो आराम की जिंदगी थी अब आराम नहीं रहा है, हमको बुलाया जा रहा है। घबराने वालों में से नहीं है वो, उनको 60 70 साल हुए हैं। लेकिन ये माहौल खराब मत करो। चुनाव आज का है, कल चला जाएगा। पर अगर 2-3 मर्डर हो गए ना जो मुमरा में कभी नहीं हुए थे, तो मुमरा का नाम फिर से एक बार बदनाम कर दोगे, जो हमने सभी ने मिलकर मुमरा के आवाम ने उसको सुधारने की कोशिश की। हमारे बीच मौलाना अली हैदर असगरी साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं और कुछ वो अपने ख्यालात का इजहार आपके बीच में करेंगे। यहाँ पर 3 मरतबा से मामला मुमरा में मुसलसल लाडिले विधायक मेंबर ऑफ असेंबली जनाब डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब, शमीम खान साहब और दीगर आपके हाथ पांव बन करके मुमरा को विकास की तरफ ले जाने वाले कारपोरेटर्स और दीगर शख्सियतें यहां मौजूद हैं। 20 वर्षों से हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मैं तकरीर करने आता हूं। 20 वर्षों से मुसलसल मैंने अमृत नगर रोड पर तमाम मसलका इस्लामिया से खिताब किया। मुमरा की धरती पर मैं हमेशा सिर्फ मजहबी रहा। मजहब, मिल्लत और कौम के बारे में हमेशा आवाज उठाता था। मैंने इरादा किया था कि कभी मैं मुमरा में सियासी स्टेज पर नहीं आऊंगा, लेकिन यह इरादा मुझे तोड़ना पड़ा। तोड़ने का सबब यह बना कि कल तक हमारा मुल्क जो इत्तेहाद, अमन और एकता का प्रतीक था, आज वह हमारा मुल्क किसी और रविश पे जा रहा है। नफरतों की आंधियां चलाई जा रही हैं, जबानों, भाषाओं, इलाकों और रंगों में बांटा जा रहा है। मुसलमान आजादी से लेकर अब तक इस मुल्क में बहुत सारी परेशानियां सहता रहा, मगर मुल्क की बका, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपने लिए सब कुछ झेल जाता था। लेकिन जब से बात शरीयत मुताहरा की आई, आज जब यह कहा जा रहा है कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आज जब यह कहा जा रहा है कि हम मस्जिदें नहीं रहने देंगे, अजानें नहीं रहने देंगे, तो फिर मसला हमारी गैरत का आ गया। और अगर ऐसे में जो कलमा पढ़ के भी, मुसलमान होकर के भी ऐसे लोगों का साथ दे रहा है, या बीजेपी के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी भी सूरत में अगर नजर आ रहा है, तो वो पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की नहीं रही। मेरा ताल्लुक शिया मजहब से है, लेकिन कभी मैंने अपने को शिया मजहब का मुकर्रिर नहीं समझा, मैंने आलम इस्लाम का मुकर्रिर समझा। और यही वजह है कि आज मैं यहां सिर्फ शिया बन करके नहीं, शियत से बिलोंग करते हुए पूरे मिल्लत मुस्लिमा का तर्जुमान बन करके आया हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन इस वक्त, इस घड़ी में सबसे अहम बन गया है। मैं समझता हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन जो अभी गुजरे हैं वो इतने अहम नहीं थे जितना इस वक्त महाराष्ट्र का इलेक्शन अहम हो गया। और यहां पर जो ऐसे कद हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जैसी सूरत में, हमारी मुस्लिम क़यादतों के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मैं आज इसलिए आकर के बैठा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से नहीं है, उसके बावजूद भी मुस्लिम मसाइल से इतना ताल्लुक रहा
कि कभी मुमरा के किसी भी मुस्लिम मसले से एक लम्हे के लिए वो गाफिल नजर नहीं आए। और मैंने इस 20 वर्षों की जिंदगी में देखा कि चाहे वो जमीयत उलमा का कौमी यकजहती प्रोग्राम रहा हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह का दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का प्रोग्राम रहा हो, चाहे कुद्स की रैली का प्रोग्राम रहा हो। अभी हमारे एक वकील साहब थे जो यहां टहल कर गए, उन्होंने कहा हमने गजा पर प्रोग्राम दिल्ली में किया। आप दिल्ली में करते हैं, लेकिन जितेंद्र औहाड साहब के जेरे सरपरस्ती गजा पे प्रोग्राम मुमरा में भी हुआ, वाई जंक्शन पर, जहां लाखों की तादाद में थे। इन्हें आज अगर मुस्लिम दुश्मन कहा जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मुस्लिम दोस्त किसे कहते हैं? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और यहां बैठे हुए मेरे तमाम आदरणीय मीडिया के लोग, इज्जतमाब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मैं आपसे भी एक बात कहूंगा कि ये हाथों में जो आपने अपने कैमरे उठाए हैं, ये कैमरा नहीं है, बल्कि मुल्क की तामीर का एक असलहा आप उठाए हुए हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि हक का साथ देते हुए एक ऐसे उम्मीदवार की तरफ जिसके जीतने के राह में लोग जीतने के लिए मुमरा नहीं आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र औहाड को हराने के लिए मुमरा आए हैं। तो मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुमरा से बाहर से चल करके यहां डॉक्टर जितेंद्र औहाड को हराने के लिए आए हैं, तो आने वाली 20 तारीख को हम तमाम मसलक के मुसलमान जितेंद्र औहाड के साथ खड़े होकर के ये बात बताएंगे कि हम ऐसी हर सांप्रदायिकता को हराने के लिए खड़े हुए हैं। और उस महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत चेहरा इत्तेहाद का, अमन का, शांति का अगर कोई है तो वो मुमरा की सरजमीन है। आज फिरका परस्त ताकतें सबसे ज्यादा जिससे खौफ महसूस कर रही हैं वो मुमरा की धरती है, क्योंकि मुमरा तमाम एक भारत जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, जिसको साकार जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनके साथ के लोगों ने किया, उस सपने को सजाए हुए आज डॉक्टर जितेंद्र औहाड उसी भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। मैं एक और आखिरी बात, मैंने पहले भी कहा, शमीम भाई से भी कहा, और आप सारे पत्रकार जानते हैं कि मैं डंके की चोट पे गुफ्तगू करने वाला हूं। और जाहिर है कि अगर औहाड साहब ने अभी ये कहा है कि 2 जगह नाकाबंदी लगाई जाए, पैसे तकसीम हो रहे हैं, तो याद रखिएगा, पैसे लेकर के जो कौमें किसी के साथ खड़ी होती हैं वो पैसों के खत्म हो जाने के बाद बैठ जाती हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र औहाड के साथ उनकी खिदमतों की बुनियाद पर खड़े हुए हैं कि जिन्होंने मुमरा को उस विकास की तरफ ले जाके अपने इस 15 बरस के दौर में पहुंचाया कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि पहले मैं मुमरा आया करता था तो मालूम हुआ कि 6 घंटे ना आइएगा, यहाँ लाइट मुसलसल नहीं रहती, फला दिन ना आइएगा, आपको वजू करने का पानी नहीं मिलेगा। जो मुमरा पौड़ियों पे जी रहा था, डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब के आने के बाद आज एक रोड का जो मुमरा था, आज MM वैली की तरफ से जो विकास हुआ, उस इलाके को आप देखने जाएं और दूसरे इलाके को, वाई जंक्शन को देखें, रेती बंदर को देखें, ये रोशनियां, ये जगमगाता हुआ शहर जब आप पहाड़ों की बुलंदी से देखते हैं तो आज ये किसी और मुल्क का मंजर पेश करता है। और इसकी इस तामीर में डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक बात, मैं पूरे मुमरा के जिम्मेदारों से, खासतौर पर उलमाए किराम से, सारे उलमा नहीं आते, लेकिन मैं तमाम पत्रकारों को यह बताना चाहता हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करता, मगर जब से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ है, मैंने तमाम मसलकों के उलमा के दफ्तरों में बैठ कर और फोन कर करके ये पूछा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो सबने एक जबान होकर के कहा कि जब मौलाना सज्जाद नोमानी आज हिंदुस्तान गिर कयादत निगाह रखे हुए अघाड़ी को जिताने की बात कर रही है, जितेंद्र औहाड साहब को जिताने की बात कर रही है, तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपने बुजुर्ग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तायीद कर रहा हूं, जमीयत उलमा की तायीद कर रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल्लाह की तायीद कर रहा हूं। और इन तमाम चीजों की तायीद, इन तमाम इदारों और बड़े बड़े कयादतों की तायीद अगर किसी को हासिल है तो वो जितेंद्र औहाड साहब हैं, जिन्हें 3 बार हमने आजमाया है। आज हम उस सनसेटी और उस हसास दौर से गुजर रहे हैं जहां कोई कितना अच्छा बन के क्यों ना आ जाए, लेकिन किसी नए को हम आजमाने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि जो हमारा आजमाया हुआ है
हम उसी को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि मुमरा के अंदर सांप्रदायिकता का नंगा नाच ना हो सके। जो मुख्तलिफ मौकों पर किया गया, वो रैलियां के जो शहर के बाहर गुजारी जाती थी, जिनका यहाँ कोई काम नहीं होता था, उन्होंने यहाँ रह करके इस तरह की कोशिशें की हैं। अक्सर डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब पर मुस्लिम दुश्मनी के जो इल्जाम लगाए गए, उस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं कि ये जब भी बोले हैं तो फकत मुमरा के लिए नहीं बोले हैं, बल्कि हिंदुस्तान पर पूरे मुस्लिमों के मसाइल पर बोले हैं, जो इस बात की दलील है कि मुमरा की सरजमीन फकत एक इलाके की सरजमीन नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सरजमीन है। एक आखिरी बात कि मुमरा में जितने टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, आज इन्हें मदरसे भी अच्छे नहीं लगते। आज इनकी साइटों पे जब मैं जाके देखता हूं, इन्हें हमारी भाषा उर्दू, जिसका अभी कल दिन मनाया गया औहाड साहब, ये भाषा जो जोड़ती है, जो मोहब्बतों की भाषा है, जिस भाषा के बगैर हिंदी मुकम्मल नहीं होती है, उस उर्दू के बगैर भारत कैसे मुकम्मल हो सकता है। मगर उस जबान की दुश्मनी जानते हैं किस तरह की गई। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का एक उम्मीदवार, उनकी पार्टी का, जो महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार है हिंदोशी में, उसने मुसलमानों की अक्सरियत देखकर एक हैंडबिल, एक अपील की हैंडबिल उर्दू में निकाली, तो उसको लेकर के इन फिरका परस्त पार्टियों की साइटों पर जिस तरह से बातें आई हैं कि जैसे उर्दू में हैंडबिल निकाल करके उसने कोई देशद्रोह का काम किया है, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा कि चाहे मदरसे हों, चाहे स्कूल हों, चाहे इदारे हों, मैं हर तरफ के जिम्मेदारों को, उसमें ये मीडिया भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है समाज की, याद रखिएगा, अगर आपने समाज को मजबूत करके और समाजी सियासत नहीं खड़ी की, तो फिर समाज सियासी हो जाएगा, और जब समाज सियासी हो जाएगा तो सांप्रदायिकता समाज को चलाएगी, और जब सांप्रदायिकता समाज को चलाएगी तो उसमें नफरतें पैदा होंगी, नफरतों की खेतियां होंगी, नफरतों के फल उगेंगे। और याद रखिए, ये फकत सिर्फ 2024 का इलेक्शन नहीं है, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क के संविधान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी औहाड साहब ने जब कहा ये कि वो कह रहे हैं एक रहो, एक हो जाओ, मैं कहता हूं ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मैं मुसलमानों से भी कहता हूं एक रहो, हिंदू भाइयों को भी एक रहना चाहिए, आप भी हिंदू भाइयों में से हैं। कुछ लोग यहां मुझे कहते हुए मिले, औहाड साहब वहां जाते हैं, कलवा जाते हैं तो हिंदू हो जाते हैं। मैंने कहा हिंदू हो नहीं जाते हैं, वो हिंदू हैं, कलवा में वो हिंदू हैं, लेकिन जब यहां आते हैं तो वो मुसलमान नहीं बनते, बल्कि हिंदू रह करके मुसलमानों की तारीफ करते हैं, मुसलमानों का विकास करते हैं, मुसलमानों के मसाइल सुनते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा उनकी अदा है, यही उनकी खिदमतों का सिला है, जो मुमरा के अवाम को, उलमा को, इदारों को, जिम्मेदारों को ये बताना पड़ेगा कि मुमरा फकत वो नहीं है कि जो रोडों पे बसता है, मुमरा वो है कि जो घरों में बैठकर शरीफ बच्चे पैदा करके आगे बढ़ाता है। और याद रखिएगा कि मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी मुल्क के वजीर आजम ने, वो आए हमारे औहाड साहब से कुछ सबक लें, उन्हें चाहिए कि वो सीखें। अभी झारखंड में बाकायदा इस वक्त इलेक्शन वहां भी हो रहा है, महाराष्ट्र का टाला गया, हरियाणा के साथ होना था, टाला इसलिए गया कि ताकि सांप्रदायिकता 1-2 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सारे जाल बिछा सके और उसके बाद महाराष्ट्र की बिसात को उलट दिया जाए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की बिसात उलट चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, जहां जहां मैं दौरे कर रहा हूं। और मैंने इसलिए दौरा किया कि अगर मैं मौलवी होकर के इस वक्त बाहर निकल करके नहीं आया तो मैं फकत एक मदरसे के अंदर महदूद रह जाऊंगा, मेरा समाज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इसलिए इस वक्त समाज के निर्माण में हर वर्ग के लोगों को निकल करके बाहर आना पड़ेगा। और डॉक्टर जितेंद्र औहाड जैसे लोगों की मैं इन्हें इसकी बधाई देने भी आया हूं कि मैं गलियों में चलता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में लोगों के विचारों को सुनता हूं। इस वक्त मुमरा से जितेंद्र औहाड साहब की जीत यकीनी बन चुकी है।
ये अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूं। इस वक्त वोटर भी साइलेंट हैं, क्योंकि जब आज मारपीट पे लोग उतर आए हैं तो शरीफ लोग खामोश होकर के ये तय कर चुके हैं कि हमारा नेता जितेंद्र ओहाड था, जितेंद्र ओहाड है, और उस वक्त तक हमारे नेता जितेंद्र ओहाड रहेंगे जब तक कि हमारे मुमरा के मसाइल को वो हल करते हैं। ये हम वादा करते हैं। और फिर एक बार वो बात कहना चाहता हूं कि हर वो पार्टी जिसका रास्ता कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा हो, वो कितना ही दूध का धोला बनकर के मुसलमानों की बात कर रहा हो, मगर वो रास्ता जो बीजेपी की तरफ जा रहा हो, उसी बीजेपी का वजीर आजम झारखंड की तकरीर में जानते हैं, हम दाढ़ी और टोपी वालों का नाम लिए बगैर इतना बड़ा जुमला, जो आज अगर इलेक्शन कमीशन सक्रिय होता, जो आज अगर हमारे देश का हिफाजत का इदारा सक्रिय होता, और आज अगर ये सब रहन न रखे गए इदारे होते, तो आज मुल्क का सबसे बड़ा ओहदे पर रहने वाला गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम लिए बगैर यहां तक कहा कि इनसे बचो और इनसे बचना है। पहले इन्होंने हमारी रोटियां छीनी हैं और अब हमारी बेटियां छीन रहे हैं। इस तरह के नफरतों की बात उन्होंने अपनी तकरीर में की है, जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से चल रही है, जो ये बता रहा है कि अगर आपने जाग करके इस असेंबली में फैसला नहीं किया, क्योंकि ये जज्बात का इलेक्शन नहीं है, ये अक्लों का इलेक्शन है। आपको अपनी अक्लों को इस्तेमाल करके, कैसे थे वो हमारे लोग कि जो अपने मुल्क के लिए शहादतें पेश करके मुल्क को बाकी रख ले जाते थे, क्या हम अपना कुछ वक्त दे करके अपने समाज को बाकी नहीं रख सकते? बस इसी जज्बे के तहत मैं इस वक्त चल करके आया हूं और पहुंच करके आया हूं। और आज यहां जो कुछ मैं बोल रहा हूं, मैं किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा बन करके नहीं, बल्कि एक शिया मुस्लिम इस्लामिक ओरेटर की हैसियत से, एक खतीब की हैसियत से, ऑल इंडिया शिया फेडरेशन की हैसियत से, और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा के तर्जुमान की हैसियत से आज मैं इस तारीख में ऐलान करता हूं कि मैं जितेंद्र ओहाड साहब के साथ हूं और आइंदा भी इनके साथ खड़ा हूं। और इंशाअल्लाह एमडी वेडिंग हॉल 13 तारीख को हमारे शिया समुदाय के उलमा, अंजुमने और इदारे वहां पर जमा होकर के पूरी कौम, मिल्लत हमारी, पूरा मसलक हमारा जितेंद्र ओहाड साहब को वहां ताईद का ताज पहनाएगा। इसलिए कि सोने के ताज को हम ताज नहीं समझते, हम तो ताज अख्तियार को समझते हैं। अगर आपके पास अख्तियार है तो आप ताजदार हैं। लिहाजा हमारे जितेंद्र ओहाड साहब कल भी ताजदार थे, और फिर इंशाअल्लाह 23 तारीख को जब गिनती होगी तो वही अख्तियार का ताज पहन करके फिर मुमरा आएंगे, और एक मर्तबा फिर मुमरा उसी तरह उनको अपनी क़यादत और अपना कायद मान करके अपने साथ, आपके साथ चलेगा। इसी के साथ मैं ये बातें तमाम कर रहा हूं, और ये भी बताना चाहता हूं यहां बैठे हुए लोगों को, शमीम भाई को, कि जो भी स्टेज साझा करने की जरूरत पड़ी और जहां भी ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई, हालांकि इस वक्त हमारे यहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक की बेटी हजरत फातिमा जहरा की शहादत के शोक के दिन चल रहे हैं। कल से मैं वहां बिजी हो जाऊंगा। ईरानी मस्जिद जो हेरिटेज है हमारे शिया लोगों का, भिंडी बाजार में, वहां 4-5 दिनों मेरा बयान है, फिर आगे 20 दिनों तक है। उसके बावजूद भी मैं सियासत को अपने समाज और मजहब का हिस्सा समझ करके अपना ये योगदान लेके खड़ा रहूंगा, और जितना भी वक्त मिल सकेगा मैं मुमरा में रहते हुए डॉक्टर जितेंद्र ओहाड साहब के साथ खड़ा रहूंगा, और मेरी ताईद उनके साथ। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र ओहाड साहब मौलाना साहब को एक सवाल पहना करके उनका इस्तेमाल करें। मौलाना साहब का बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मोहब्बतों के लिए, उनकी दुआओं के लिए। और तमाम मुसलमान भाइयों को हम बताना चाहते हैं कि अभी इसके बाद हमारी रैली निकलेगी ग्लोबल पार्क से लेकर के मुमरा इंग्लिश स्कूल की गली तक। बहुत ज्यादा सर्दी हुई है और थोड़ा बुखार भी है,
तो शुभम भाई जो बोला मैं अपनी गाड़ी में बैठूं कि रखते ही रहूं? आप लोग प्लीज कवरेज कीजिए रैली को भी हमारे, और तमाम पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हम आपको शॉर्ट नोटिस